बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रबी यस्सिर वला तुअस्सिर व तमम बिलखैर। सेकेंड ईयर के फिजिक्स का लास्ट चैप्टर जो कि एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है, न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स। ये दो तीन चैप्टर इंशाल्लाह मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा और उसके बाद इंशाल्लाह शहजादा साहब हेल्प करेंगे। और न्यूक्लियर फिजिक्स से स्टार्ट लेते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है और इसका स्कोप क्या है, कहाँ पर ये यूज होता है। पहले तो इसका डेफिनेशन ये है कि न्यूक्लियर फिजिक्स जो है, इसमें हम लोग न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हैं। कौन सा न्यूक्लियस? वो जो सेल के अंदर है वो नहीं, वो न्यूक्लियस जो एक एटम के अंदर होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर की जो दुनिया है, वहां पर क्या क्या डिस्कवरीज हुई है, किस तरह वो डिस्कवर हो गए और उसको एक्सप्लोर कैसे किया जा सकता है। मतलब वहां पर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है, उनसे हम लोगों ने क्या क्या काम निकाले हुए, प्रैक्टिकली हमने क्या क्या काम निकाले हुए। तो ये सब हम उसको में स्टडी करते हैं। अब अगर आप डेफिनेशन के अंदर आके चेक कर लेंगे तो क्या है इसमें? एक, डिस्कवरी, एक्सप्लोरेशन, और थर्ड है समझना। किसी भी प्रोसेस को समझने के लिए आपको एक स्टडी करनी पड़ती है। तो इसी तरह से न्यूक्लियर फिजिक्स में न्यूक्लियस को स्टडी करनी पड़ती है। दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियर फिजिक्स। और न्यूक्लियर मैटर यहाँ पर क्या है? ऑल फॉर्म्स ऑफ न्यूक्लियर मैटर, यानी ऑल फॉर्म्स ऑफ न्यूक्लियर मैटर, चाहे वो प्रोटॉन है, चाहे वो न्यूट्रॉन है, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अलावा भी कोई और पार्टिकल्स है, वो किस तरह इंटरेक्ट कर लेते हैं, किस तरह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ये सब के सब हम न्यूक्लियर फिजिक्स में आकर पढ़ते हैं। सो डेफिनेशन, दो एन वाला डेफिनेशन है। आपने सिर्फ ये, वैसे आप ये भी कह सकते थे कि भाई द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजिक्स, बिल्कुल आपका डेफिनेशन चलेगा। लेकिन एक प्रॉपर डेफिनेशन में ये है कि फर्दर भी आपको कुछ और मिल जाता है। ठीक है, डिस्कवरी नंबर वन। नंबर दो, एक्सप्लोरेशन, यानी एक चीज को आप दोबारा प्रॉपर प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, एक्सप्लोर कर लेते हैं, फर्दर उसको स्टडी करते हैं। या फिर आप जस्ट समझ रहे होते हैं न्यूक्लियर मैटर के ऑल किस्म, जितने भी शक्लें हैं न्यूक्लियर मैटर की, उनको आप न्यूक्लियर फिजिक्स कहेंगे। अब हम देखते हैं कि न्यूक्लियर फिजिक्स कहाँ कहाँ पर यूज होता है, मतलब इसके प्रैक्टिकल हमें कहाँ पर मिलेंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स के जो असरात है वो हमें कहाँ मिलेंगे। आपने सितारे देखे हुए हैं, चमकते हुए सितारे, शाइनिंग स्टार्स। ये सितारों के अंदर रिएक्शंस हो रहे होते हैं, स्टार्स के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे हैं। अब एक एटम के अंदर न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर रिएक्शंस हो रहे होते हैं, उन रिएक्शंस का नाम है न्यूक्लियर रिएक्शंस। इसलिए तो वो चमक रहा है। सूरज की रोशनी जो हम और आपको पहुंच रही है, उसके अंदर भी न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जिससे हमें रोशनी पहुंच रही है और हीट पहुंच रही है। इस तरह सुपरनोवा है। सुपरनोवा क्या है? एक्सप्लोजन हो जाती है स्टार के, सितारे जब फटते हैं, एक्सप्लोड कर लेते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। वो उसको कहते हैं सुपरनोवा। तो सुपरनोवा भी न्यूक्लियर फिजिक्स में आ रहा है। यानी अभी तक आप लोग कहाँ पर घूम रहे हैं? आप कायनात में स्टार्स के अंदर आप घूम रहे हैं, वहां पर ये फिजिक्स उधर यूज हो रहा है। सनलाइट भी हो गया। अच्छा, अब जमीन पर आ जाए ना, तो जमीन पर भी इस न्यूक्लियर फिजिक्स के कई एप्लीकेशंस है, कई इस्तेमालात है। उसमें से एक जो है मेडिकल यूज है। तो ऐसे तो बहुत ज्यादा है लाइफ में, लेकिन एक जो है वो मेडिकल यूज है। मेडिकल यूज में हम न्यूक्लियर फिजिक्स को इस्तेमाल करते हैं, जैसे कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए न्यूक्लियर फिजिक्स यूज होता है। ठीक है, बाकायदा रेडिएशन हम यूज कर लेते हैं कैंसर के जो दाना है उसको खत्म करने के लिए। आजकल आप लोगों ने न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस का नाम सुना होगा, एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, एनएमआर। एनएमआर से एक तो केमिस्ट्री में कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर मालूम कर लेते हैं।
कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स एनएमआर के थ्रू मालूम करते हैं। स्ट्रक्चर आपको होता है छुपी हुई दुनिया है, हम आंख से नहीं देख सकते हैं, बहुत छुपी हुई छोटी सी दुनिया है। तो उसका स्ट्रक्चर मालूम करने के लिए इसमें कौन सा कार्बन है, कौन सा हाइड्रोजन है, हम एनएमआर से फाइंड करते हैं। बाकी इस तरह से कुछ इंजरीज है, उन इंजरीज को हम लोग यहाँ से एनएमआर से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, बॉडी के अंदर जितने भी इंजरीज है, और भी बहुत सारे फील्ड इसमें यूजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी दिलचस्पी के लिए कि न्यूक्लियर फिजिक्स कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये कितने कितने ज्यादा एरियाज को कवर कर रहा है। इंशाल्लाह ये आपको बहुत मजा देगा, एंजॉय करोगे फर्दर मोर। अच्छा जनाब, तो अब हम आते हैं, चूंकि बात न्यूक्लियर फिजिक्स की है, तो न्यूक्लियर फिजिक्स में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, एटॉमिक न्यूक्लियस। एक एटम सबको पता है, एक एटम के अंदर न्यूक्लियस है, वो भी सबको पता है। देखिए, हमें सबसे पहले ये आइडिया मिला कि ये हमारे पास एक एटम का डायग्राम है। इस एटम के अंदर इसका लिखता हूं, यहां से मैं एक छोटा सा न्यूक्लियस, जी एटम है। एटम के अंदर यहां से मेरे एटम है, ये पूरा एक एटम है। इस एटम के अंदर यहां से एक छोटा सा दायरा में लिखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आप लोगों ने पढ़ा है प्रोटॉन्स है। इसको मैं पी लिख लेता हूँ और उसके ऊपर जस्ट अपनी आसानी के लिए प्लस का चार्ज लेता हूँ, ताकि आपको पता चले कि ये प्रोटॉन जो है पॉजिटिव वाले चार्ज वाले पार्टिकल्स है, और यहाँ पर क्या है, न्यूट्रॉन जिस पर कोई चार्ज नहीं है। ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इनको मजमूई तौर पर न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। पी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इन दोनों को कंबाइन करोगे तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो ये न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स है, न्यूक्लियस के अंदर क्या पड़ा हुआ है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स पड़े हुए हैं। ठीक है, अब बाकी आसपास का जो इलाका है वो रेस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द एटम है। बाकी जो आपको न्यूक्लियस के अलावा बाकी जितना भी इलाका आपको नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं रेस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द एटम, रेस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द एटम। बाकी ये एटम का हिस्सा है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ई, जिस पर माइनस चार्ज होता है, ये होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं न्यूक्लियस के आसपास। ठीक है, न्यूक्लियस के आसपास मूव कर रहे हैं। ये वाला जो चक्कर है, ये फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और जिससे मेरा ख्याल है कि मजीद इसको यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं है। एटम्स के मुख्तलिफ किस्म के मॉडल्स हमने पढ़े, एटम्स के मॉडल्स हमने पढ़े। इलेक्ट्रॉन्स पहले एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा था, एक डायरेक्शन में, बाद में पता चला कि नहीं, वो 3D डायमेंशन में होता है। 3 डायमेंशन में ये है कि चलो मैं आपको लिख लेता हूँ, ये प्रोटॉन है P और ये न्यूट्रॉन है N। तो मैं पहले न्यूक्लियस लिखता हूँ इस तरह से, प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये आपका न्यूक्लियस है। चले, ये आपका न्यूक्लियस है, छोटे छोटे गोल दायरे में लिखे हुए हैं, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरह से घूम रहे हैं इसके आसपास,
ऐसे घूम रहे हैं, या ऐसे घूम रहे हैं, या ऐसे घूम रहे हैं। मुक्त दैट इज कॉल्ड एज थ्री डायमेंशनल। ठीक है, ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, कभी यूं घूम रहे हैं। आप एक फुटबॉल ले ले, फुटबॉल के आसपास आप अपने हाथ से किस तरफ घुमा सकते हो अपना हाथ उस फुटबॉल के ऊपर, इस एक डायरेक्शन में आप हाथ घुमा सकते हो, फिर हाथ को दूसरे एंगल में करके उस फुटबॉल के आसपास आप अपने हाथ को घुमा सकते हो। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि एक एटम में न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन कितने एंगल से मूव करता है, रोटेट करता है। अच्छा, एटॉमिक नंबर पर आ जाते हैं। एटॉमिक नंबर भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है? किसी एटम के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद को, प्रोटॉन्स की तादाद को प्रोटॉन्स नंबर, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। मास नंबर क्या है? इसमें हमारे पास आ जाते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों का अगर नंबर लिया जाए, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों का नंबर अगर लिया जाए तो फिर इसका नाम हो जाएगा मास नंबर। अब आप कोई भी एटम उठाएं, उसका अपना एटॉमिक नंबर होगा और मास नंबर होगा। एक मिसाल मैं आपको देता हूं। सपोज इस एटम के अंदर प्रोटॉन P हमारे पास 10 है और न्यूट्रॉन N हमारे पास 12 है, सपोज करते हैं। तो ये जो एटम आपके सामने लिखा हुआ है, इस एटम का एटॉमिक नंबर हो जाएगा, इसका एटॉमिक नंबर, इसको हम Z से शो करते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर को Z से शो करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 10 और इसका मास नंबर हो जाएगा, मास नंबर को A से शो करेंगे। मास नंबर हो जाएगा 10, 10 प्लस 12, ये कितना बना? 22। तो इसका मास नंबर जो है वो 22 है। मास नंबर में आपको फ्रिक्शन लाने की जरूरत नहीं है। मतलब 22 है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद है। लेकिन जब आप एटॉमिक मास की वजह का, इस चैप्टर में इसका जिक्र नहीं है। एटॉमिक मास, एक मास नंबर, एक एटॉमिक, थोड़ा सा मिलता जुलता है लेकिन थोड़े बहुत डिफरेंट है। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ये है कि वो इसी तरह का नंबर ही होता है लेकिन उसमें आपको अक्सर फ्रैक्शन में मिलेगा। ठीक है, पॉइंट आएगा 22 पॉइंट समथिंग होगा, तो फिर वो एटॉमिक मास है। और एटॉमिक मास हमने जो एलिमेंट्स होते हैं उनके रिलेटिव अबेंडेंस के साथ की मदद से हम लोगों ने फाइंड किया है, मास स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में ये आप लोग पढ़ चुके हो। ठीक है, तुम्हारा एटॉमिक मास का यहाँ पर जिक्र नहीं है। मास नंबर आपको समझा दिया। आगे जाते हैं। न्यूक्लियाइड क्या चीज है? न्यूक्लियाइड एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस का ही नाम है। कोई न्यूक्लियस आपके एटम के अंदर न्यूक्लियस है, बस वही न्यूक्लियस न्यूक्लियाइड कहलाता है। जाहिर है उसके अंदर स्पेसिफिक खास तादाद में क्या हो गया? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन होंगे। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कहां पर है? न्यूक्लियस के अंदर है। न्यूक्लियस का दूसरा नाम है न्यूक्लियाइड। अच्छा, मुझे ये बात हैरान कर गई कि size of the nucleus is 10,000 times smaller than diameter of atom। एक एटम का जो साइज है, एक एटम का जो साइज है वो न्यूक्लियस के मुकाबले में एक नहीं, 10,000 गुना छोटा है। 10 यानी 1000 गुना भी नहीं, 50 गुना भी नहीं, 100 गुना भी नहीं, 10,000 गुना ज्यादा छोटा है। तो मैं न्यूक्लियस को लिखने के लिए अगर इधर एक छोटा सा डॉट भी लिख दूं ना, अगर मैं थोड़ा सा दायरा भी लिख दूं, छोटा सा दायरा लिख दूं ना, तभी भी ये मैंने बहुत बड़ा न्यूक्लियस लिखा हुआ है। बाकी एटम के मुकाबले बहुत बड़ा है फिर इसका साइज। तो बहुत छोटा, जस्ट इसको मिटा के ना, अगर मैं एक बिल्कुल छोटा सा डॉट लिख दूं, इतना से शायद आपको नजर आ रहा होगा, बिल्कुल एक छोटा सा डॉट लिखो, फिर भी ये डॉट मैंने इस नंबर के एतबार से बहुत बड़ा लिखा हुआ है, क्योंकि 10,000 गुना ज्यादा छोटा है एटम के मुकाबले में। न्यूक्लियस काफी ज्यादा छोटा है, लेकिन सारा का सारा एटम का जो वजन है ना, एटम का जो वजन है वो इसी न्यूक्लियस के अंदर पड़ा हुआ है। राइट।
तो ये जो न्यूक्लियस है, अब हम आपको समझाने के लिए इधर गोल दायरा लिख के आपको बताते हैं, ठीक है। ये जो न्यूक्लियस है, चैप्टर, पूरे चैप्टर में हमारा जो फोकस होगा ना, वो इसी न्यूक्लियस के ऊपर होगा, और इसी न्यूक्लियस के अंदर ही न्यूक्लियर फिजिक्स है, बहुत सारे फिनोमेना है जो कि आपको नजर आए, ठीक है। अच्छा, ये मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अगर आप प्रोटॉन पी लेते हैं या आप इलेक्ट्रॉन ई लेते हैं, तो प्रोटॉन पर प्लस का चार्ज है, प्लस का चार्ज, और इलेक्ट्रॉन पर माइनस का चार्ज है। अच्छा, मजे की बात यह है, चार्ज की भी वैल्यू होती है, कीमत, चार्ज की भी एक वैल्यू होती है। अगर प्लस चार्ज है तो उसकी भी एक वैल्यू है, वैल्यू। कभी आपसे पूछा है कि प्रोटॉन पर प्लस का चार्ज है, एक प्लस का चार्ज है, तो उसकी अपनी वैल्यू होगी। अगर दो प्लस का चार्ज है तो फिर उसकी वैल्यू दो के हिसाब से हो जाएगी, और अगर 1000 प्लस चार्जेस है तो फिर उसके चार्ज उसी हिसाब से हो गए। तो हमें चाहिए कि हम एक प्लस चार्ज की वैल्यू याद रखें, बाकी खुद ब खुद याद हो जाएगा। तो याद रखिए, ये है 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, सॉरी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.60 इंटू 10 रेज की पावर -19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। प्रोटॉन का चार्ज भी यही है, सिर्फ उसमें साइन डिफरेंट है, प्लस और माइनस में आ जाएगा। ये एक नंबर आपने याद रखना है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का चार्ज है 1.60 इंटू 10। कभी ये 1.67 लिखते हैं, 1.60 इंटू 10 रेज की पावर -19 कूलम, ये का चार्ज, ये याद रखना पड़ेगा। कूलम क्या है? कूलम, कूलम जिस तरह वजन का यूनिट ग्राम है, किलोग्राम है, तो चार्ज का यूनिट है, इज यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। और आपने सेकेंड ईयर के फिजिक्स के पहले चैप्टर में सबसे पहले आपने चार्ज का यूनिट पढ़ा होगा, कूलम, ठीक है। तो ये आप लोगों ने यहां से देख लेना है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है? आइसोटॉप्स है। आइसोटॉप्स क्या है? आइसोटॉप्स कहते हैं ऐसे एटम्स को जिनका, ये एक ही एलिमेंट के एटम्स होते हैं, एक ही एलिमेंट के एटम्स होते हैं। मैं उर्दू में लिख देता हूं, एक ही एलिमेंट। पीरियोडिक टेबल में आपके पास कितने ज्यादा एलिमेंट्स हैं ना, उसके सिंबल्स भी आपको याद है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, फलाना फलाना। तो पीरियोडिक टेबल में जितने भी वो एलिमेंट्स हैं, तो और मैंने आपको फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में बताया था कि हर एलिमेंट के एटम्स होते हैं, हर एलिमेंट के एटम्स होते हैं, एलिमेंट उसका पहचान है और एटम्स के अंदर होते हैं। तो एक ही एलिमेंट के एटम्स, एक ही एलिमेंट के एटम्स जिनका जेड सेम है, एटॉमिक नंबर जेड का मतलब आपको पता है, जेड, जेड इज एटॉमिक नंबर, जेड सेम है, लेकिन मास नंबर जो है, मास नंबर वो अलग है। ऐसे एटम्स को आइसोटॉप्स कहा जाता है, कि भाई ये इस एलिमेंट के आइसोटॉप्स हैं। चले मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। पहले क्या था, आप, एक शख्स ने एक एलिमेंट उठाया, सपोज कार्बन बड़ा मशहूर है, उसने देखा कि यार कार्बन का जो एलिमेंट है, उसका जो एटम है, कार्बन को हम सी से लिखते हैं, तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर जेड है और मास नंबर ए है, ये हम यहाँ लिखते हैं। जब भी कोई एलिमेंट का लिखना हो तो हम इस तरह लिखते हैं, एटॉमिक नंबर जेड नीचे लिखा जाता है लेफ्ट साइड पर, और मास ऊपर लिखा जाता है राइट साइड पर। तो कार्बन का मास जो है वो है 12, और एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है। यानी आपको कार्बन का जब भी एटम मिलेगा, कार्बन का एटम जब भी मिलेगा, तो कार्बन के एटम के न्यूक्लियस के अंदर आपको प्रोटॉन कितने मिलेंगे? 6 मिलेंगे। न्यूट्रॉन भी कितने मिलेंगे? 6 मिलेंगे।
ये तो एक एटम है कार्बन का। एटम है किस चीज का? कार्बन का। अब अगर आपको कोई और एटम भी मिल जाए, कोई और एटम भी मिल जाए कार्बन का, तो उसमें भी क्या होगा? प्रोटॉन्स की तादाद 6 होंगी, न्यूट्रॉन्स की तादाद भी 6 होंगी। तो बस ये एटम भी कार्बन का है। अब ये तो सिर्फ दो एटम है, अगर 1 करोड़ एटम भी आपको मिल जाए इस तरह के, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, तो वो कार्बन ही के एटम्स कहलाएंगे। ये ऐसा चलता रहेगा, ऐसा है। एक दिन क्या हुआ, एक शख्स ने देखा, क्या देखा उसने? उसने क्या देखा कि हमारे पास एक एलिमेंट है, एक एटम है, उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन 6 है। जब उनको लगा कि 6 प्रोटॉन है, तो उसके जहन में डायरेक्ट ये बात आई कि ये कार्बन का एटम है। 6 प्रोटॉन कार्बन के एलिमेंट के अलावा किसी दूसरे एटम में नहीं हो सकते। ये इसका शिनाख्ती कार्ड है, पहचान है, हर एटम की पहचान है। अगर प्रोटॉन का नंबर चेंज हो जाए तो फिर ये कोई और एलिमेंट होगा। तो उसने देखा कि प्रोटॉन तो 6 है, लेकिन न्यूट्रॉन 7 है, 7 न्यूट्रॉन है। तो इसको लिखने के लिए तो ये इस तरह लिखना पड़ेगा कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, लेकिन मास नंबर इसका 13 है। तो वो लोग हैरान हो गए कि ये क्या, किस तरह का एटम है? एटॉमिक नंबर इसका 6 है, लेकिन मास नंबर इसका 13 है। और देखा गया कि इसकी जो प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज वो सेम है। मतलब जो कार्बन की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, केमिकल प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज भी इस तरह। इसका मतलब ये दोनों आपस में कजन है, मिलते जुलते हैं। तो इनको नाम दिया गया कि चलो, इनको भी नाम दिया जाएगा, आइसोटॉप्स का नाम दिया जाएगा। एक ही एलिमेंट के एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर एक जैसा हो, यानी प्रोटॉन्स की तादाद सेम हो, लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो, यानी न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट हो, दैट इज कॉल्ड आइसोटॉप। अब हमारे पास प्रेडिक्टेबल में एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटॉप्स होते हैं। किसी के 2 आइसोटॉप्स होते हैं, किसी के 4, किसी के 6, किसी के 8, किसी के 10। हम आपको कुछ बताएंगे यूरेनियम के हवाले से। यूरेनियम बहुत मशहूर एलिमेंट है, आपने देखा होगा। न्यूक्लियर एनर्जी में, न्यूक्लियर बम्स में हम इसको इस्तेमाल करते हैं और इससे बिजली भी बनाते हैं। यूरेनियम की आजकल पूरी दुनिया में इसके पीछे काफी लड़ाई इस पर हो रही है। सारे ममालिक देख रहे हैं कि किस मुल्क के पास यूरेनियम बन रहा है। वो जो लफ्ज इनरिचमेंट इस्तेमाल करते हैं, उसको साफ करते हैं। तो यूरेनियम के आइसोटॉप्स हमें मिले। एक का नाम है यूरेनियम 92 238। अब आपको समझ आ गया होगा कि 92 का मतलब क्या है, कि 92 का मतलब ये कि इसके अंदर 92 प्रोटॉन्स है। और 238 का मतलब क्या है? ये जो 238 है ना, 238, ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों की तादाद को कहते हैं, 238। अगर नीचे आपको प्रोटॉन्स की तादाद दी गई है, तो क्या आप न्यूट्रॉन्स की तादाद खुद से फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। आप मास नंबर, मास नंबर क्या है? मास नंबर ए है ना, ए, उससे माइनस करो एटॉमिक नंबर जेड, तो आपको न्यूट्रॉन्स की तादाद मिल जाएगी। मिसाल के तौर पर यूरेनियम का मास नंबर 238 है, और इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं वो तो पता चल गया है कि एटॉमिक नंबर 92 का मतलब प्रोटॉन्स 92 है, 92 है। तो अगर मैं यहाँ पे 92 लिख दूं, माइनस कर दूं, तो जो आंसर आ जाएगा वो न्यूट्रॉन्स की हो जाएगी। ठीक है, आपने इस तरह याद रखना है। ठीक है, ये 238 से अब आप 92 माइनस कर दे, जो आंसर आ जाएगा
वो न्यूट्रॉन्स की तादाद होगी। अच्छा, यूरेनियम का एक और आइसोटॉप भी है, यूरेनियम ये वाला, उसका एटॉमिक नंबर 92, बिल्कुल उसका भी एटॉमिक नंबर 92 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 92, लेकिन इसका मास नंबर क्या है, वो है 235। 235। तो अगर आप गौर करें, ये दो आइसोटॉप्स जो है यूरेनियम के, दो आइसोटॉप्स, इनमें प्रोटॉन्स की तादाद सेम है, न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट है। अब जरा देखो, 38, 35, 35, 36, 37, 30, यानी जस्ट 3 न्यूट्रॉन्स की कमी है इस वाले में। 3 न्यूट्रॉन्स कम है, 235 का जो नंबर है, इसका मतलब इसके अंदर 3 न्यूट्रॉन, अगर आगे इसके अंदर 3 न्यूट्रॉन और डाल दोगे तो ये 238 हो जाएगा। तो यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235 में सिर्फ 3 न्यूट्रॉन का फर्क है। यूरेनियम 235 में 3 न्यूट्रॉन कम है, और यूरेनियम 238 में 3 न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा है। राइट। बाकी पूरा न्यूट्रॉन्स की तादाद आप लोग कैसे फाइंड करोगे, वो फॉर्मूला में बता चुका हूं। ऊपर वाला जो आइसोटॉप, नीचे इस सबसे आप कर सकते हैं। कार्बन का जो आइसोटॉप्स है, कार्बन के 4 आइसोटॉप्स है, लेकिन हम मशहूर जो है वो एक जो C12 है सबसे मशहूर है। ये देखिए, ए का नाम है कार्बन 6, ऊपर 11 लिखा जाता है। कार्बन 6 ऊपर 11 लिखा जाता है, ये है कार्बन का एक आइसोटॉप। इसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद 11 है। दूसरा है कार्बन 12, और नीचे यहाँ पर 6 लिखा जाता है। ये तो बहुत मशहूर है, बहुत ज्यादा है। हमारे स्टूडेंट्स जो वाकिफ है, जो फेमिलियर है, वो इस वाले से हैं। हमें ये वाला ज्यादा पता है, C612। अच्छा, कार्बन के ऐसे भी कजन होते हैं जिसका मास नंबर 13 है, लेकिन उसका एटॉमिक नंबर अभी भी 6 है, C13। ये C13 जो है, ये बहुत मशहूर आइसोटॉप है NMR में। जब हम लोग NMR करते हैं, कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर फाइंड करते हैं, उसमें ये वाला आइसोटॉप हम यूज करते हैं, C13 आइसोटॉप्स। अच्छा, उसमें एक और भी है, C14 भी है। C14 मतलब ये भी कार्बन ही का आइसोटॉप है, C14। नजर नहीं आ रहा होगा मेरे ख्याल से अब आपको। यस। हाँ। तो ये 4 आइसोटॉप्स हो गए। इसी तरह हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटॉप्स हैं। यहां से आप देख सकते हैं, एक का नाम है H11। H11 ये हाइड्रोजन का एक आइसोटॉप है। दूसरा है H12, ये हाइड्रोजन का दूसरा आइसोटॉप है। तीसरा है H13। सो एक आइसोटॉप ये है हाइड्रोजन का, एक आइसोटॉप ये है, एक आइसोटॉप, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप है, प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्राइशियम। ये 3 आइसोटॉप्स है, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइशियम। अच्छा, ये हो गया आइसोटॉप्स के हवाले से बात। अब एक और बात आपने याद रखना है कि जब तक किसी एटम पर चार्ज नहीं आया हुआ है, उस एटम में प्रोटॉन्स की तादाद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद के बराबर होगी। अभी अभी आपने देखा, यूरेनियम के अंदर 92 प्रोटॉन्स थे। कितने प्रोटॉन्स थे? 92 प्रोटॉन्स। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी होंगी? वो भी 92 होंगी, जब तक चार्ज ना आ जाए। ठीक है, चार्ज ना है किसी एटम पर, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की तादाद एक जैसी होगी। चार्ज का मतलब क्या है? या इलेक्ट्रॉन निकल गया है या कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया है। इलेक्ट्रॉन निकल गया तो प्लस का चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन आ गया तो माइनस का चार्ज आएगा। उस केस में फिर इलेक्ट्रॉन की तादाद कम और ज्यादा हो सकती है प्रोटॉन से। सपोज अगर बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आ गया है तो नेगेटिव चार्ज है, फिर तो प्रोटॉन की तादाद से बढ़ गया है, इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ जाएंगे। अगर 92 प्रोटॉन है तो बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, फिर ये 93 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि जब तक चार्ज नहीं है एटम के ऊपर, उस अनचार्ज न्यूट्रल एटम के अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होंगी।
आइसोटॉप्स के बारे में ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि आइसोटॉप्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो सेम है, एक जैसे ही। क्यों? केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट पर। अब देखो, अगर किसी एटम के अंदर आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर एक दूसरा एटम है, उसके आखिरी शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है या दो इलेक्ट्रॉन है, चलो दोनों के आखिरी शेल में दो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके अंदर न्यूट्रॉन जो है, सपोज करते हैं न्यूट्रॉन इसके अंदर 7 न्यूट्रॉन्स है और इसके अंदर न्यूट्रॉन जो है वो 6 न्यूट्रॉन्स है। ये तो हो गए सपोज, ये तो आइसोटॉप्स हो जाएंगे, ठीक है। आइसोटॉप्स तो हैं, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट सेम है, इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम है, लिहाजा इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी हुई। केमिकल प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन्स की तरतीब पर डिपेंड करती है। अगर इलेक्ट्रॉन सेम है तो वो दोनों एटम एक ही तरह की प्रॉपर्टी शो करेगी। तो आइसोटॉप्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। बिकॉज केमिकल प्रॉपर्टीज, अब यहां पर वो आपको बता रहे, बिकॉज केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट, और आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आइसोटॉप्स जो है एक एलिमेंट के, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट बिल्कुल सेम है। लिहाजा अगर किसी एलिमेंट के 20 आइसोटॉप्स हैं तो 20 की 20 की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो। अब ये वाला टॉपिक इंशाल्लाह आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कि मास स्पेक्ट्रोग्राफ या मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या बला है, क्या चीज।